आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 18 सितंबर और मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस में आज आप देखेंगे हमास के जाल में फंसकर गाजा में मारे गए 4 इजरायली फौजी। पहली बार किसी महिला फौजी की गाजा में हुई मौत। लेबनान में हुए पेजर अटैक के पीछे इजराइल का ही है हाथ। अमेरिकी अखबार ने किया साफ, मोसाद ने डिलीवरी से पहले हर पेजर में रखा था 20 ग्राम एक्सप्लोजिव। लेबनान पेजर ब्लास्ट में मारे गए 9 लोग, 2750 लोग जख्मी। हिजबुल्लाह ने खाई कसम, खतरनाक बदला लेंगे हम। ईरान ने लेबनान पर हमले को बताया आतंकी कार्रवाई, लेबनान भेजी मेडिकल टीम। और नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। उधर रूस ने एक अहम यूक्रेनी इलाका कब्जाने का किया दावा। तो जितनी देखी आपने सुर्खियां उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहली खबर मैं आपको इजराइल के हवाले से देना चाहता हूं, जो इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। ये है उन 4 फौजियों की तस्वीरें जो मारे गए हैं। 20 साल की इसमें एक लड़की है, 2 21 साल के लड़के या फौजी और 23 साल का एक फौजी। ये 4 कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि ये रफा में हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हुआ ये कि एक पूरा जाल बिछाकर, एक गड़ा लगाकर हमास ने लालच देकर इन्हें एक घर में बुलाया, एक खंडर पड़े घर में, और वहां पर पहले से ही बारूदी सुरंगें और बाकी एक्सप्लोजिव बिछाए थे हमास ने। जैसे ही ये चारों इजरायली फौजी गए उस जगह पर, वो पूरा घर उड़ गया और इनके ऊपर आकर गिर गया। और फिर इनके साथ क्या हुआ, ये खबर हेडलाइन टाइम्स ऑफ इजराइल की बताती है कि इन चारों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें जो दूसरे नंबर पर चश्मा लगाए वो लड़की दिख रही है, ये एक इजरायली पहली फौजी लड़की है जो गजा में ऑपरेशंस के दौरान मारी गई है। बताया जा रहा है कि ये मेडिक टीम का हिस्सा थी। अगर इलाज विलाज देना हो तो ये जा रही थी इन लोगों के साथ, लालच दिया गया तो ये सारे लोग ऑपरेशन चलाने, शायद कोई मिल जाए उसको मारने के लिए, लेकिन ये खुद चारों मारे गए। ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू हुए इजराइल में, उनके उसमें जो है अब तक उनके 300 कुछ फौजी जो हैं वो मारे गए। ये टेल अल सुल्तान में जो है ऑपरेशन हुआ था रफा के, 348 फौजियों के मारे जाने की इन्होंने इत्तला दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल का इनका ये कहना है। हालांकि दुनिया ये जानती है या मानती है कि हज़ारों हजार इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं, और बहुत बड़ी तादाद है कि जिसमें इजरायली फौजी ऐसे जख्मी हुए हैं कि दोबारा वो कभी गन्ना भी नहीं उठा पाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से तादाद कम मिलती है। लेकिन जब लोग फ़ौज में भर्ती होने से मना कर देते हैं, ज़बरदस्ती कानून में बदलाव करके कट्टरपंथी हरेदी यहूदियों को फ़ौज में भर्ती करने की खबर आती है, अफ्रीकन मूल के रिफ्यूज पाने वाले लोगों से शर्त रखी जाती है कि आपको असाइलम दिया जाएगा और आप हमारी फ़ौज में गजा में लड़ें, तब ये पता चलता है कि इजरायली फ़ौज में भारी कमी हो चली है फ़ौजियों की। इस खबर से हटकर चलते हैं कुछ दुनिया के दूसरे हिस्सों की खबरों पर रुक कर लें। फिर हिजबुल्लाह से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर और उसके बहुत बड़े पहलू, ईरान से रिलेटेड खबरें। लेकिन पहले उस तरफ चलते हैं जहां नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बार फिर से इस्तेमाल किया है। दागी हैं, टेस्ट किया है, और ये हफ्ते में उसने दूसरी बार किया है। लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है जंग की, या फिर वो अपने आसपास के दुश्मनों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमसे दूर रही हो। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने 18 सितंबर 2024, अल जजीरा में खबर है, नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ कोरिया की तरफ और जापान की तरफ, और ये इस हफ्ते में उसका दूसरा टेस्ट है। अब ये, और इनकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, मैक 2 और 3 स्पीड है। लेकिन ये बताना और ये लगातार टेस्ट करते रहना ये बताता है कि कुछ तो हलचल तेज हो रही है दुनिया के उस वाले हिस्से में। म्यांमार से एक खबर है जहां पर रोहिंग्या का कत्ल गारत जारी है। देखिए, हम गजा पर नज़र रखते हैं लेकिन रोहिंग्यास को भूल जाते हैं और भी जगहों को भूल जाते हैं। म्यांमार की अल जजीरा में एक खबर है कि म्यांमार की मिलिट्री ने कत्ल गारत और जुल्म में अब तेज़ी कर दी है आम नागरिकों की, और इसमें जो है ये यूएन की तरफ से कहा गया है। यूएन ने बताया है कि लगभग फरवरी 2021 से 5350 सिविलियंस मारे गए हैं। मिलिट्री
और जो बगावत वहाँ चल रही थी सत्ता की बदलने की, उसके बाद जो है ये सारे जो बहरान वहाँ छिड़ा है इंसानी, वहाँ 5350 सिविलियंस मारे गए हैं। अब ये सिविलियंस वो काउंट हो रहे हैं जो कि रोहिंग्या नहीं हैं। आप रोहिंग्यास की तादाद को सोचिए कि क्या होगी, उन पर जुल्म जारी हैं। एक फेल्ड, एक कोलैप्स्ड स्टेट है म्यांमार। इतने कट्टरपंथी हैं वहाँ पर, इतने कट्टरपंथी हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि बौद्ध धर्म जैसे शांति के धर्म को मानने वाले लोग कत्ल गारत की बात कर रहे हैं वहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने धर्म का लबादा ओढ़ रखा है और अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा नेता या ठेकेदार बता रहे हैं, वो अपने धर्म के, अपने मज़हब के प्रिंसिपल्स पर चलते भी हैं या नहीं। उनका मौक़िफ़ अलग होता है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे सनातन को, चाहे बौद्ध को या जैन धर्म को या क्रिश्चियनिटी को। ये लोगों में कमी होती है, किसी मज़हब में नहीं है। खैर, बढ़ते हैं आगे। क्या ज्ञान देना, ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती। रशियन फोर्सेस ने डोनबास टाउन को लिबरेट करवाया है और ये एक बड़ा कदम है और यूक्रेन के लिए सेटबैक है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, RT न्यूज़, रशिया टीवी की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक मॉस्को के जो फौजी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेनियन बेस की पे जो है वो हमले तेज़ कर दिए, इंटेंसिफाई कर दिए। हाँ, यूक्रेन ने भी एक बड़ा हमला किया है, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों तरफ से जंग जारी है। यूक्रेन के पीछे से माना जा रहा है जो बड़ा हमला हाल ही में आया है पेश, उसमें यूक्रेन ने कम, नाटो फोर्सेस ने ज़्यादा वो हमला किया है। उसकी खबर पुख्ता होते ही आपके सामने ज़रूर लाई जाएगी। ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप यूक्रेन और रूस जंग पर अलग से सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइएगा। अब आते हैं मेन खबर पर। इज़राइल के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने हिज़्बुल्लाह के लोगों को, लड़ाकों को मारने के लिए पेजर जो वो लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की जगह, उन पेजर्स को हैक करके ब्लास्ट किए, जिसमें लेबनान के अंदर कल 2800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 9 लोग मारे गए। कहीं कहीं ये तादाद आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन हम अखबारों के हिसाब से चलते हैं। इज़राइल ने कहा है, मतलब इज़राइल ने ही ये एक्सप्लोजिव प्लांट किए हैं पेजर्स में, जो कि हिज़्बुल्लाह को पेजर्स बेचे गए थे। वो हिज़्बुल्लाह तक डिलीवरी होने से पहले ही इज़राइल के हाथ में आ गए और उन्होंने उसमें अंदर एक्सप्लोजिव, बारूद, बम या जो भी था वो फिट कर दिया ताकि एक मुकर्रर वक्त पर उन्हें किसी दिन ब्लास्ट किया जा सके। ऑफिशियल्स के हवाले से ये खबर अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। हम बढ़ते हैं आगे और बहुत जल्दी बात करेंगे। आप हिज़्बुल्लाह ने ये कहा है कि हमारे गज़ा की जो हिफाजत में हमारे और गज़ा के लिए हमारे जो ऑपरेशंस थे, हमारे जो हमले थे इज़राइल के कब्ज़े वाले इलाकों पर, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। गज़ा के लिए हम खड़े थे, खड़े रहेंगे, भले हमारे ऊपर कितने हमले हो जाएं। हमले हमें मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। अल-मायदीन की खबर है, उस हेडलाइन के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो किया है इज़राइल ने, इसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, ये कहा गया। अगली हेडलाइन प्रेस टीवी ईरान की है, जहां ये आप इनके तस्वीरें देख लीजिए। ये जो कमांडर हैं हिज़्बुल्लाह के हैं, 10 लोग हैं और इन 10 लोगों के बारे में खुद प्रेस टीवी ने इन तस्वीरों के नीचे लिखा है 10 से 12 के हिज़्बुल्लाह ने जानकारी दी है कि उनके 12 फाइटर मारे गए हैं। हालांकि तस्वीरें 10 की हैं और लिखा गया है कि वेडनेसडे के दिन आज ये अलगी ऑर्स में जानकारी दी कि ये लोग मारे गए, लेकिन ये साफ नहीं किया कि ये पेजर अटैक में मारे गए हैं या किसी और सेपरेट अटैक में मारे गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने हाँ ये ज़रूर कहा है फिर इसमें भी प्रेस टीवी में कि गज़ा के लिए वो खड़े रहेंगे, जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं और जुल्म उन्हें मजबूत बनाता है। टाइम्स ऑफ इज़राइल की एक खबर है जिसमें एनालिस्ट, टाइम्स ऑफ इज़राइल का अखबार है, एनालिस्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि मोसाद ने, हो सकता है लाइकली मोसाद ने एक्सप्लोजिव्स पेजर्स में छुपा दिए हों हिज़्बुल्लाह को पास उनके पहुंचने से पहले। अब इसकी क्रोनोलॉजी ये है कि ये पेजर बनाने वाली कंपनी है ताइवान की। ताइवान किसका दोस्त है? वेस्ट और अमेरिका का, क्योंकि ताइवान का दुश्मन है चाइना। एक चाइना रूस का ब्लॉक है जिसमें ईरान और बाकी ममालिक, ये सब यमन, लेबनान है। एक वेस्ट और अमेरिका का ब्लॉक है जिसमें चाइना और रूस के दुश्मन जैसे यूक्रेन
और ताइवान वगैरह हैं। ताइवान की कंपनी के पास इसका ठेका था उन पेजर्स का जो हिजबुल्लाह को सप्लाई होने थे। उस कंपनी के मुताबिक अभी हवा हवाई खबर यह है कि उसने ये ठेका किसी को, सब कॉन्ट्रैक्टर को यूरोप में बनाने को दिया। अब यूरोप, इजराइल, यू नो वेरी वेल, तो मोसाद का वहाँ पहुँचना या मोसाद को वहाँ पहुँचने देना मुश्किल नहीं था। मोसाद लाइकली हाइड एक्सप्लोजिव्स इन पेजेस बिफोर द रीच्ड हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के हाथों में पहुँचने से पहले ये मुमकिन है कि मोसाद ने इन एक्सप्लोजिव्स में बारूद, धमाकेदार चीज़, एक्सप्लोजिव्स छुपा दिया। और इसी खबर में ये बताया गया है नीचे कि लगभग जो है 1000 डिवाइसेस जो फटी हैं, हर डिवाइस में या जितने भी मोसाद ने डिवाइसेस, आप छोड़िए, बहुत लंबा आर्टिकल, इसमें बताया गया कि 20-20 ग्राम पेजर में, हर पेजर में 20-20 ग्राम एक्सप्लोजिव्स छुपाया गया था आज के दिन के लिए। चलिए, ईरान के एम्बेसडर के बारे में आपको खबर मिली होगी कि वो भी इस हमले में घायल हुए। ईरान के एम्बेसडर लेबनान में मौजूद, जाहिर सी बात तो होंगे, एम्बेसी, तो ईरान के एम्बेसडर के पास भी बताया जा रहा है यही पेजर था। ये पेजर इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे थे कि मोबाइल रेंज को जो है वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। हानिया वाले मामले में वही हुआ। पेजर हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता है। कुछ दिन पहले नसरल्लाह ने कहा भी था ये मोबाइल आपके हाथों में बेहद ख़तरनाक चीज़ है। पेजर जो है वो ऐसी, उसे मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हैक हो गया। इससे पता चलता है इजराइल कितना एडवांस है। मेरा पिछला एपिसोड पूरी इसी टेक्नोलॉजी पर है, इसी चैनल पर आज जो डाला है वो जाकर देखिए। फिलहाल ईरान के एम्बेसडर जो हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये बताया गया है कि वो ठीक हालत में हैं। इन धमाकों से किसी के छाती उड़ गई, किसी के गुर्दे की साइड उड़ गई, किसी के हाथ उड़ गए, किसी की टांग उड़ गई। लोग जो ज़ख्मी हैं, बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। करीबन 200 लोग बहुत शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के एम्बेसडर की हालत अच्छी बताई जा रही है। ये इरना की खबर है। ईरान ने, अगली हेडलाइन बताती है कि ईरान ने मेडिकल टीम फ़ौरन रवाना कर दी है लेबनान में मदद के लिए, ताकि वहाँ पर लोगों का इलाज किया जा सके। मेरे पास खबरें हैं सीरिया और इराक से भी मेडिकल टीम्स आई हैं लेबनान में। और ये लिखा है, इरना ने बाकायदा इसे टेरर अटैक बताया, यानी आतंकवादी हमला, जो इजराइल से जोड़ा जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला है और हम इससे निपटेंगे। हाँ, आईडीएफ ने क्या किया है, इस सब के होने के बाद भी अपने हमले लेबनानी इलाकों पर नहीं रोके। आईडीएफ ने ही अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये वीडियो शेयर किया और नीचे लिखा, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो गुबार उड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के वो अड्डे हैं जो कुछ घंटों पहले आईडीएफ ने तबाह किए हैं। ऐसा दावा कर रहा है वीडियो शेयर करके कि पिछली रात, लिखा भी है कि आईडीएफ फोर्सेस ने नंबर ऑफ टेररिस्ट साइट्स को उड़ाया है। हिजबुल्लाह, हमास इनके लिए टेररिस्ट हैं, तो वही लैंग्वेज है इनकी। हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइल ऑपरेटिंग इन मिलिट्री स्ट्रक्चर्स इन द मजदाल सालेम। मजदाल सालेम साउथ लेबनान में इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के अड्डों को तबाह करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है कि हमारे फाइटर जेट्स ने उन इलाकों को जाकर ब्लॉक किया और वहां पर बमबारी की। इससे ये पता चलता है कि हिजबुल्लाह के पास कोई मजबूत एयर डिफेंस नहीं है, वरना बार बार इजरायली फाइटर जेट्स कैसे आ जाते। ताइवान का मैंने जिक्र किया था, वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में खिंच गया है, फ़ौरन उसे घसीट लिया गया है इस पूरे मरहले के बाद जो लेबनान में पेश आया। अल जज़ीरा की हेडलाइन है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि कंपनी तुम्हारी इतना बड़ा ब्रीच कैसे हुआ, तुम्हारे कस्टमर्स तुम पर यकीन कैसे करेंगे। मोसाद और इजराइल जो भी चाहेगा किसी भी कंपनी के साथ कर लेगा और वो कंपनी उनके हाथ की कठपुतली बन जाएगी। तुम्हारी इस कंपनी को नुकसान तो होने वाला है। ब्लिंकन ने, एंटनी ब्लिंकन इस पूरे मरहले के बाद उनकी फ़ौरन भागे भागे इजिप्ट आए हैं। इजिप्ट की दारुल हुकूमत कायरो में अल सीसी से जो है उन्होंने मुलाकात की है। सीज़ फायर को लेकर बात की जाएगी, चूँकि और ये भी है कि लेबनान में जो हुआ है उसके बाद सीज़ फायर की बात खटाई में पड़ सकती है, हमले तेज़ हो सकते हैं। इस बात के इम्कानात हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज़ मिलकर और उधर सीरिया और इराक की तरफ से रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके ज़बरदस्त तरीके से हमला अगले कुछ घंटों में कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। लिहाजा फ़ौरन इस बातचीत में शायद इजराइल को शामिल ही ना करें एंटनी ब्लिंकन। सिर्फ अल सीसी के साथ मुलाकात करने और बातचीत करने का प्रोग्राम है। क्या होता है इस बातचीत में, उसकी डिटेल्स सामने आते ही हम आपको बताएंगे।
वेनेजुएला और क्यूबा दो ऐसे लैटिन अमेरिकन मुल्क हैं जिन्होंने इजरायली एग्रेशन जो हुआ है लेबनान में इस पेजर अटैक में, उसकी मजम्मत की है खुले लफ्ज़ों में। ईरान ने कहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, इरना की खबर उस मुताबिक है। यूएस ने उस पर रिएक्ट किया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप जिद करेंगे, हम पर भोकाल झाड़ेंगे तो हम नहीं। तो इस पर ईरान के इस बयान पर वाइट हाउस ने ये कहा है, जैक सुलिवन जो वहाँ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ईरान की बातों और डायलॉग पर गौर नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे ईरान क्या करता है, फिर उसके बाद अगर ये इम्कान रहे कि ताल्लुकात वसी किए जा सकते हैं तो किए जाएंगे। एलन मस्क ने एक जानकारी दी है, जो कि एक्स के मालिक हैं, स्टारलिंक के, टेस्ला के, कि यमन में स्टारलिंक जो उनका इंटरनेट सिस्टम है, स्टारलिंक अवेलेबल हो गया है, यानी काम करने लगा है, चालू हो गया है। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए मैप भी जारी किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यमनियों की कितनी मदद होगी इससे, हाउथीज़ की भी क्या मदद होगी, या हाउथीज़ के ख़िलाफ़ किसी की मदद हो सकती है। स्टारलिंक वहाँ पर बहुत जल्दी एक्टिव हो गया है। इंटरनेट से ज़रा बच के दोस्तों को मिलने की कोशिश कीजिए, फ़ोन्स के ज़रिए मैसेज करने की नहीं। फ़ोन्स जितने, कोई भी चीज़ मेरिट और डीमेरिट के हिसाब से होती है। फ़ोन की बहुत मेरिट है, बहुत डीमेरिट है, जहाँ तक हो खुद समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए।